ऑन कर दूं। सोर्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने डायरेक्ट अलीबाबा पे जाके प्रोडक्ट अपनी आपने प्रोडक्ट हंट की। प्रोडक्ट हंट करने के बाद लोग क्या करते हैं, अलीबाबा पे जाके सप्लायर से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इसका तरीकाकार नहीं होता। सोर्सिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपने पास आप नोट भी करते हैं। सोर्सिंग करने से पहले आपने जो चीज़ करनी है वो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आपने काम करना है। और आपने मार्केट एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस, ये सारा कुछ आपने करके अपनी एक प्रॉपर सोशल लिस्टिंग रिपोर्ट तैयार करनी है। अब सोशल लिस्टिंग रिपोर्ट में आपकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च रिपोर्ट होगी, मार्केट एनालिसिस जो आप करोगे, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ना एक मिसाल के तौर पर, एक मिनट, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, रेजिस्टेंस बैंड्स, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्ट है। अब मैंने ये प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट का शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं ये नहीं करूंगा कि बजाय इसको मैं डायरेक्ट जाके अपनी अली बाबा पे सोर्सिंग शेयर कर दूं। हाँ, प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करते टाइम भी आपने कुछ चीज़ें देखनी होती है। आपने एफबीए कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन देखनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर निकाल लिया टॉप 10, ठीक है। टॉप 10 कंपेटिटर आपने किस बेस पे सिलेक्ट करोगे? सबसे पहले तो आप उसकी सेल से शॉर्ट लिस्ट कर लोगे, सेल से ना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उन्हीं उन्हीं सेलर्स को ना शॉर्ट लिस्ट करना है जो वो सिमिलर डिजाइन बेचना चाह रहे हैं जो आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि जो टॉप 10 में टॉप 10 आ रहे हैं उन्हीं को आप करने हैं, कि तो आपको वो कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्ट टाइप के होंगे, ठीक है। हो सकता है आप स्टेनलेस स्टील के करना चाह रहे हो, लेकिन टॉप 10 में जो आ रहा हो वुड वाला आ रहा हो, या दूसरे मटेरियल का सिलिकॉन वाला आ रहा हो, तो आपने स्टेनलेस स्टील वाले करने, तो आपने स्टेनलेस स्टील वाले ही सारे सिलेक्ट करने, ठीक है। अब इस केस में ये दो टाइप के मेरे पास आ रहे हैं, पे ये वाला आ रहा है लूप वाले, और ये सेट वाला आ रहा है। अब मैंने सेट वाले करने हैं ना, तो मैं सारे सेट वाले ही सिलेक्ट करूंगा, इस टाइप वाले। अगर मैंने लूप वाले करने हैं तो मैं लूप वाले सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब आपने क्या हाँ करना है, आपने देखो। अपने, यार अभी माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो अभी। ओके भाई, ओके। अच्छा, आपने कंपेटिटर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप एंड में पूछ लेना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आपने कंपेटिटर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसकी सोशल लिस्टिंग करनी है। वो आपने किस तरह करनी है? सबसे पहले आपने ऑन अमेजोन रिसर्च करनी है, ठीक है। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक, अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ फिलहाल। इस पे सेपरेट सेशन हो सकता है पूरा। आपने अपने अमेजोन पे सबसे पहले आपने करना है रिव्यू एनालिसिस, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक कंपेटिटर है, इसकी मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। आपने सबसे पहले आना है इसके रिव्यूज में। रिव्यूज में आपने यहाँ से आके आपने तीन चीजें आपने लाजमी नोट करनी है अपने पास, ठीक है। आया वो आप एक्सेल शीट में कर लो, आया आप वर्ड की फाइल बना लो। एक चीज आपकी आ जाएगी, आपके पॉजिटिव रिव्यूज। पॉजिटिव रिव्यूज को आप बायर इंटेंट भी कह सकते हो। बायर इंटेंट क्या होती है कि एक बायर की इंटेंशन क्या है आपकी प्रोडक्ट लेते टाइम। वो जितनी ज्यादा बायर इंटेंट्स आप आइडेंटिफाई करोगे, आपको पता चलता जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। तो मोस्टली आपको बायर इंटेंट्स एक तो आपको पॉजिटिव रिव्यूज से मिल जाएंगी, ठीक है, और एक आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर से भी मिल जाएंगी। आपने अपने पास तीन चीजें नोट करनी है। एक बायर इंटेंट, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव रिव्यूज से मिल जाएंगी। यहाँ से आप आए, आपने यहाँ से कस्टमर रिव्यूज पे आके 5 स्टार वाले सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से आप आके वेरीफाइड परचेज ओनली कर लो, ठीक है। यहाँ से अब आप देखना शुरू कर दो बारी बारी के बायर क्या पॉजिटिव रिव्यूज क्या दे रहे हैं, ठीक है, और उनको अपने पास नोट कर दो। जो मोस्ट रिपीटेड चीजें होंगी ना, मोस्ट रिपीटेड जो लोग पॉजिटिव चीजें दे रहे हैं, नेगेटिव चीजें दे रहे हैं, उन सब चीजों को आपने नोट करते जाना है। आप वर्ड फाइल में आप पहले उसको एक नोट कर लो, ठीक है। वर्ड फाइल में आप एक फाइल बना लो, या आप एक्सेल शीट में इस तरह करो कि एक पहला कॉलम बना लो, ये मेरे 5 कंपेटिटर हैं या 3 कंपेटिटर है, 6 कंपेटिटर जिनको आप स्टडी कर रहे हो। और साथ अपनी आप एक लिख दो कि ये पॉइंट है, और आगे फ्रीक्वेंसी बना दो कि कितनी बार ये कितने कंपेटिटर में ये पॉइंट आ रहे हैं। देखो जितना ज्यादा वो पॉइंट, जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मिसाल के तौर पर 4 कंपेटिटर के बाद सेम पॉजिटिव पॉइंट आपने वहां से ढूंढा, सेम बायर इंटेंट चारों कंपेटिटर के रिव्यू से आपको मिली है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। इसी तरह आपने पॉजिटिव रिव्यूज यहाँ से निकाल लिए, देख देख के आपने ना पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए कि अब रेजिस्टेंस बैंड है, तो कोई कह रहा होगा कि इसकी स्ट्रेचिंग ठीक नहीं है, कोई कह रहा होगा अब कुछ लोग कहते हैं लेटेक्स मटेरियल है या दूसरा मटेरियल है, टीपीआई होता है,
या वो कहते हैं इसमें स्मेल आ रही है, तो उसमें डिफरेंट किस्म के इसमें आ जाते हैं आपके चीज़ें आ जाती हैं, तो आपने सारा इसमें आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिव पहले आपने इस तरह पॉजिटिव देख लिए सारे सेलर्स के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप एक के ये 12,000 रिव्यूज़ हैं तो आप 12,000 ही पढ़ोगे, आप पढ़ लो लेटेस्ट जो आए हैं ना 2021 के जो लेटेस्ट आए हैं, आप सिर्फ उनको देख लो, ठीक है। यहाँ से मोस्ट रिसेंट करके ना, मोस्ट रिसेंट वाले आप अगर ज्यादा है तो 100-150 स्टडी कर लो, अगर कम है तो बस आप रिसेंट वाले ही आप सारे ही देख लो पॉजिटिव। यहाँ से आपको आपकी बायर इंटेंट मिल जाएगी। उसके बाद आपने ना पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन पॉइंट्स के लिए आप नेगेटिव रिव्यूज में आ जाओगे 1 स्टार 2 स्टार में, ठीक है, 3 स्टार में भी। तो यहाँ से आपको आपके पेन पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप उसकी वर्ड फाइल बना लो, एक्सेल शीट बना लो, उससे आप पेन पॉइंट्स ही निकाल के उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करते हो कि कितने कंपेटिटर में लोगों ने ये कंप्लेन की है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि किस कंप्लेन की कितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी आई होगी, जितने ज्यादा लोग कंप्लेन कर रहे होंगे, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी कि इस इशू को मैंने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ गई आपकी दूसरी चीज, पॉजिटिव रिव्यूज या बायर इंटेंट, उसके बाद पेन पॉइंट्स। उसके बाद आप कस्टमर क्यूरीज के नाम से ना एक बना लो। ये कस्टमर क्यूरीज में क्या आ जाएंगे, आपके क्वेश्चंस आंसर आ जाएंगे कि प्रोडक्ट लेने से पहले लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग इजी टू यूज, ये लोग जो पूछ रहे हैं उसका मतलब है प्रोडक्ट लेने से पहले इसने पूछा है, ठीक है, या भी प्रोडक्ट लेने से पहले पूछा है। तो प्रोडक्ट लेने के बाद होगा कि जो लोगों ने प्रोडक्ट ली है और उसके बाद उन्हें कोई इशू फेस आया है और उससे उन तरीके उन्होंने सवाल किया, तो आपका वो आ जाएगा पोस्ट परचेस, प्रोडक्ट लेने के बाद जो आई ये चीजें, ठीक है। तो आपने सारे अपने पास क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस नोट कर लो। क्वेश्चंस की भी आपने इसी तरह फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन पेन पॉइंट्स पॉजिटिव रिव्यूज, ये आपने ऑन अमेजोन सारे अपने 5 कंपेटिटर के निकालो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम से कर लो, 3 से कर लो, 5 से कर लो, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप ज्यादा कर लो बेशक, ठीक है। उसके बाद आपने ऑफ अमेजोन चले जाने। ऑफ अमेजोन जाने के बाद, ऑफ अमेजोन जाने आपने, मिसाल के तौर पर आपका रेजिस्टेंस बैंड है, ठीक है, तो आप इस पे यहाँ पे जाके ब्लॉग पोस्ट रीड करना शुरू कर दोगे कि बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस बैंड, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस बैंड्स, ठीक है। यहाँ से आपको ना ये ब्लॉग्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बेनिफिट्स, जितने ज्यादा बेनिफिट्स आप इकट्ठे कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कर लो। ये चीजें अगर आप अपनी ये रिसर्च आपने अच्छी कर ली ना ऑन और ऑफ अमेजोन और उसको ऑर्गेनाइज कर ली अच्छे तरीके से, तो आपका जो कंटेंट आप लिखोगे ना लिस्टिंग का, इधर आप बुलेट पॉइंट लिखो, टाइटल लिखो, उसमें भी आपको ये चीज काम आएगी। और जब आपने प्रोडक्ट अपनी सोर्सिंग करनी है ना, उसमें भी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट ओपन कर लो, ठीक है, वहां से देखो, वहां से चीजें नोट करना शुरू कर दो ऑफ अमेजोन। आपको कोई यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेज या ऐसी लाइन मिल रही है जो आपको लगे कि ये लाइन यार मैं अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकता हूँ अच्छी, तो उस लाइन को भी आप नोट कर लो। और फिर कोई और पेन पॉइंट मेरा, कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरा, उसको भी अपने पास नोट कर लो। और इसी तरह आप यहाँ से देख लो। उसके अलावा आप यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर लो, वहां से कुछ चीजें निकाल लो। उसके अलावा आप फेसबुक पे चले जाओ, कोरा पे चले जाओ, रेडिट पे चले जाओ। जितनी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं ना ऑफ अमेजोन कर लो, आपकी मजीद चीजें मिल जाएंगी और मजीद चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। पूरी एक फाइल बना लो और दूसरी 3 चीजों की शीट बना लो जो मैंने आपको बताई है, पेन पॉइंट, बायर इंटेंट और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आपने जब ये सारी रिसर्च कर लोगे ना, अब आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर क्या आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट है, ये निच है, इसमें सबसे ज्यादा ये कंप्लेन्स आ रही है और इनके अंदर जो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो ये कंप्लेन है, ये पेन पॉइंट्स हैं। तो जब मैंने अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से, सप्लायर से बनवानी है, तो आपको पता होगा आपकी क्या क्या चीजें चाहिए, आप वही चीजें उससे डायरेक्ट उन पर काम करवाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव पॉइंट्स को भी आप ऑब्वियसली उनको भी आपने यूज करना है और पेन पॉइंट्स को तो आपने पहले सॉल्व करना है। और जो उनकी क्वेरीज आ रही है, उन क्वेरीज में कोई ऐसी चीज है जो आगे दिखानी है लिस्टिंग में जो बतानी चाहिए, तो आप उसको भी नोट कर लो, उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लो, उसको भी अपनी लिस्टिंग में यूज कर लो, ठीक है। और कोई चीज ऐसी है कि जो बहुत ही लाजमी है, उसको अगर आप उसको ऐड कराना चाहो अपनी प्रोडक्ट में, ऐड भी करा लो। और उसके अलावा आप कोई और कोई ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो जो कोई भी निकाला एज अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसके अंदर से ही। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी बड़ी जरूरी है आपकी, ठीक है। तो आपको इस तरह सारी चीजें पता चल जाएंगी कि यार ये मैंने करना है, ये मैंने नहीं करना, बायर क्या चाह रहे हैं। अब आपको अपना पूरा बायर को आपने स्टडी कर लिया। एक और चीज भी आप नोट कर लो, जो आपकी कस्टमर बायर टाइप है ना, मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट ज्यादातर कौन सी ऑडियंस यूज करती है, मेल करते हैं, फीमेल करते हैं, बच्चे करते हैं, बूढ़े करते हैं, या टीनेजर्स करते हैं, अडल्ट करते हैं, किन लोगों के लिए आपकी प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल है, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लो। और फिर उस ऑडियंस को स्टडी करके उस ऑडियंस के हिसाब से आपने अपना कंटेंट बनाना है। अब ये तो चलो, ये चीज आपको कंटेंट में भी काम आ जाएगी, ये चीज आपको आपकी सोर्सिंग में भी काम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद सीखी हैं।
ये मेरी अपनी चीज़ें नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से सीखी हैं। तो अब मैं आपको सारी चीज़ें नट शेल में एक ही सेशन में बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको पता चल गया, रिसर्च आपने कर ली, अब आपने ना अपनी टारगेट प्राइस आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। टारगेट प्राइस आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस पर मैं अभी सेपरेट वीडियो बनाई थी, डिलीट हो गई थी, तो मैं दोबारा बनाऊंगा एफपीए कैलकुलेटर पर डिटेल। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको बता दें तो आपने क्या करना है। ये सारा प्री सोर्सिंग का काम है। अभी आपने अली बाबा पे नहीं जाना। मसाल के तौर पर इसमें दो किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन को आप तब यूज करोगे जब आपको सप्लायर आपको कोई डायमेंशन वेट दे देता है ना, तो आप इसको, ये यूएस में ही हो सकता है, ज्यादा फायदा है। आप साथ साथ चेक करते रहते हो कि इस डायमेंशन और इस वेट में मेरी क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। ये बात की बात है, आपको बाद में समझाता हूँ। पहले हम बेसिक चीज देख लेते हैं। ये मिसाल के भाई, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मैं ना करना चाह रहा हूँ। ये मैंने यही डिजाइन सेलेक्ट किया और मैं, यही मेरा कंपेटिटर है, मैं इसी को सोर्स करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी पहले टारगेट प्राइस निकाल लूंगा कि मेरे जहन में हर प्राइस मौजूद होगी कि मैंने सप्लायर से जब बात करनी है तो मैंने क्या प्राइस उससे लेनी है, और क्या कितनी प्राइस मुझे देगा तो मुझे क्या बचेगा उस पर। ठीक है, ये ऐसे डाल दो कि एफडी कैलकुलेटर में आपके पास आ जाएगा। इसकी प्राइस क्या है, ये आप इसका, इसकी प्राइस, एक मिनट, $14.99। अच्छा, अब आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपने कुछ भी नहीं करना। आपको चलो एक तो यहाँ से आपको फीसिस पता चल जाएंगी। ठीक है, ये डिफरेंस भी हो सकता है अगर आपकी आपकी वेट और आपकी डायमेंशन जो सप्लायर आपको दे रहा है ना, इससे डिफरेंट है ना, तो आपका यहाँ से फीसिस में डिफरेंस आ सकता है। उसको आपने फिर बाद में किस तरह कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अपना एक टारगेट आपने जो सेट करना है ना, वो आपने सबसे पहले तो इस करंट प्राइस पे जो ये बेच रहा है उस पर आपने देखना है। आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपने, ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपकी वो कॉस्ट है जो आपको आपके सप्लायर से लेके ना शिपिंग डाल के आपके वेयर हाउस तक पहुंचेगी। आपने सब कुछ एक ही बार यहाँ पे ऐड करके एस्टिमेट लगा लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरी जो लैंडिंग कॉस्ट मुझे पड़ी है ना, सब कुछ डाल के अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाने तक, वो $3 पड़ी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास एक शीट बना लूंगा। ये देखें, ये मैंने एक शीट बनाई है, इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं। लैंडिंग कॉस्ट, एफबीए फीस, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, नेट कॉस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, नेट आरओआई। अब ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लैंडिंग कॉस्ट मैंने डाली कि मेरी लैंडिंग कॉस्ट $3 है। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे डाल दी। एफबीए फीस मैंने यहाँ से देखी मुझे कितनी पड़ी है, ये आपकी आ जाएगी एफबीए फीस। ठीक है, ये वाली, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी आके डाल लूंगा सेलिंग ऑन अमेजोन फीस। उसके बाद मैं यहाँ पे आके डाल लूंगा कि मेरे नेट कॉस्ट, ये जो आ रहा है ना आपके, ये सेलर प्रोसीड्स, ये आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी। और आपकी ये फीसिस डाल के और आपकी डाल के, तो यहाँ से आप ये यहाँ पे आ जाएगी। और लिस्ट प्राइस क्या, लिस्ट प्राइस है जिस प्राइस पे आपने बेचना है ये, तो यहाँ से मैं ये डाल दूंगा कि मैंने इस पे बेचना है। ठीक है, मैंने डाली 14.99। अब नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ रही है, सेलर प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, 7 माइनस। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं फार्मूला ही लगा लेता हूँ डायरेक्ट। ये देखो, आप यहाँ पे फार्मूला लगा लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको ना, डायरेक्ट मिल जाएगी। जैसे मैंने आगे भी फार्मूला एक लगाया हुआ, छोटा सा ही है। सेलर प्रोसीड वाली थी हमारी, हाँ, नेट कॉस्ट माइनस लर्निंग कॉस्ट, ये आपके पास आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया मेरा। अब नेट प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट परसेंटेज आपने क्रॉस चेक करनी है।
यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज जैसे आपको पता चल रही है, लेकिन आपने ये आप लोग कहते हैं ये आई कैसे है, तो इसमें सिंपल यहाँ से आप देख लो पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रिवेन्यू। ठीक है, ये जो आएगा ना नेट प्रॉफिट, इसको आप डिवाइड कर दोगे इससे, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ इसका, ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रिवेन्यू। तो इसको करेंगे तो ये मेरे पास 31% आ गया, और इधर ही मेरे पास 31% आ रहा है। ठीक है, और आर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चाहिए कि आपकी आर कितनी आ रही है स्पेसिफिक प्रॉफिट स्पेसिफिक प्राइस पे। आर कैसे आएगी? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट कॉस्ट। जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको आपने डिवाइड करना है उस कॉस्ट से जो आपको फीसिस डालने के बाद पड़ी है, तो आपके पास आपको आर आ जाएगा। और इसको मैंने रिमार्क पहले वेरी गुड दिया था, क्योंकि वो दूसरी मार्जिन थी। अगर आपका 30% से ऊपर आ रहे हैं ना, तो उसको आप कर लो गुड। अब आपने सिर्फ एक प्राइस पे नहीं देखना। मैं अपनी बात करूं, मैं 30% से शुरू करता हूं, और मैं तकरीबन जाता हूं 50% तक। 50% तक भी किस तरह जाता हूं कि अब ये 30% सबसे पहले तो मैं जो करंट प्राइस है ना, ये 14.99 वाली, इसी पे पहले मैं देख लूंगा। अगर मैं 14.99 की बेचनी है, 3 की पड़ी है तो 31% मार्जिन बन जाएगा, 2.5 की पड़ती है तो 34 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं नोट करता जाऊंगा, 31, 30, 35, 40 इस तरह करके ना 38 पड़ जाएगा। तो मैं अपनी 3 या 4 प्राइसेस रख लूंगा 40-45% तक अप टू। उससे 50% मार्जिन बहुत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन 35 to 40% बहुत इजीली अचीवेबल है। 30% तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, मैं 35% से नीचे में काम नहीं करता। 35 to 40% इजीली अचीवेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो उसके बाद आपने इस प्राइस पे अपनी सारी निकाली ना, और आपने शीट में ऐड कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात नहीं होती, प्राइसिंग का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है अमेजोन में। ठीक है, तो आपने कोशिश ये भी करनी है कि आप ऐसी प्राइस पे प्रोडक्ट सोर्स करो कि आपका मार्जिन इतना हो कि अगर आप एक दो जो करंट प्राइस वो भी करंट प्राइस जो लोवेस्ट बिक रही है आपकी निच में, उस लोवेस्ट प्राइस को भी आप compete कर सको, उस लोवेस्ट प्राइस से कम पे भी आप compete कर सको। मिसाल के तौर पर 14.99 है ना, या आप बेस्ट सेलर को टारगेट करें तो उससे भी आप $1-2 $1-2 कम भी करें तो आपको फर्क ना पड़े, आप फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी पे हो। ठीक है, 14.99 है तो मैं इस पे ना एक 13.99 पे कैलकुलेट कर लूंगा सारी, वही सेम चीजें डाल के इस तरह दो डाल के 30% पे जब मेरा आएगा उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ब्रेक इवन होगा। तो इस तरह मैं करते करते करता रहूंगा कि 1.5 की मुझे पड़ जाती है और मैं 13.99 की बेचता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो आपको 38% इस तरह मैं 12.99 पे भी करके अपनी यहाँ से टारगेट प्राइस देख लूंगा कितनी मुझे चाहिए, जो मेरी लैंडिंग कॉस्ट होगा, और मुझे इस पे 12.99 की $2 कम पे बेचना, तो मुझे कितनी टारगेट प्राइस चाहिए मैं यहाँ पे अपने पास इस शीट में नोट कर लूंगा। जब आप इस पे यहाँ पे लगाओगे ना, तो ये वाले 3 फार्मूले सब पे अप्लाई कर दोगे आप इस तरह करके ना, ये सब पे अप्लाई होते जाएंगे। आपने ये चीजें डालनी है बस। और रिमार्क्स में आप अगर आपको यहाँ पे 35% से ऊपर आ रहा है ना, तो आप इसको वेरी गुड दे दो। अगर आपका 40% से ऊपर आ रहा है तो आप यहाँ पे एक्सीलेंट दे दो, बस यही है। और ये 3 आपने लिखने हैं ताकि आपको पता हो कि किस प्राइस पे मैंने कितना मुझे प्रॉफिट और किस पे मैंने करना है। अब आपको पता लग जाएगा, एक तो करंट प्राइस पे आपने किस किस प्राइस पे आपको मिलेगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। एक आप $1-2 कम भी करके निकाल लोगे, अब आपके पास सब कुछ आ गया। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं ना। आपको पता लग गया निच में क्या मसला है, प्रोडक्ट में क्या मसला मसाइल आ रहे हैं, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ, अच्छा वर्जन निकाल सकता हूँ। ऑन ऑफ अमेजोन रिसर्च कर ली आपने, प्राइस निकाल ली, सारी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आपने अली बाबा पे जाना है। अब आपका अगला काम आएगा। तो अली बाबा पे जाने से पहले हमेशा ये सारे काम करने हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिए अपना एक टेम्पलेट बना लेना है सप्लायर को कांटेक्ट करने से पहले। टेम्पलेट क्यों बनाते हैं? टेम्पलेट में बस इसलिए बनाते हैं ना कि आपको पता चल जाए, आप सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट, मैं ईयर मेरा ये टेम्पलेट होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यही एक ही बार फेंक देता हूँ आरएफक्यू में भी और उसमें भी सप्लायर को भी, ताकि उनको हर चीज कोशिश ये करो कि ये भी एक टिप ही है, पहले से ही बता रहा हूँ कि सप्लायर को कोई भी प्राइस लेने से पहले कोटेशन अपनी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है सब उसको बता दो। अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर जोगे ना, मिसाल के तौर पर आपने इसको कहा कि यार मुझे चाहिए नॉर्मल पैकेजिंग के साथ, ये प्रोडक्ट है मेरी, इतने यूनिट्स हैं, मुझे कोटेशन दे दो। उसने आपको कोटेशन दे दी,
आपने उस पर निगोशिएशन भी कर ली। आपको आप कहते हो अब मुझे दो यार, मैंने कस्टमाइज पैकेजिंग करानी है, वो क्या करेगा? चाइनीज बड़े चालाक होते हैं, इनके साथ आपको चालाकी से डील करना पड़ता है। आपने जब उसको दोबारा बताओगे ना कि मैंने कस्टमाइज पैकेजिंग करानी है, वो जो उसने वहां से आपका काम किया ना, कस्टमाइज पैकेजिंग में आपको डबल करके बता देगा, और आपकी फिर सारी कॉस्ट वहां पे खत्म हो जाएगी। फिर आप बाद में इसको कुछ कहते हो कि यार मैंने लेबल्स भी कराने थे, वो लेबल का भी आपसे चार्ज कर रहे हैं। वैसे मोस्टली तो फ्री करते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं बीच में, वो बड़े तेज होते हैं, छोटी छोटी जगहों से ऐसे ऐसा करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपसे पैसे निकलवा लेंगे सारे, आपका सारा मार्जिन खा जाएंगे। इनको डील, इनको मौका ही नहीं देना आपने। आपने मौका इसलिए कैसे नहीं देना, आपने इनको सारी चीजें पहले ही बता के रख देनी। ये इतना लंबा क्यों है, इतना लंबा क्यों है? मैं 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 चाहूँ तो मैं अब उससे, आप उससे बात करना शुरू करो, ठीक है? 2-3 दिन तो मैं उसको समझाने में लगा दूंगा, ठीक है? कि मेरी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अब XW प्राइस बताओ। तो क्यों ना मैं एक ही बार सारा कुछ बता दूं, और ये नहीं कि सप्लायर के पर सप्लायर ये इतना बड़ा देख के डर जाएगा। उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? उसका रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे ऐसे सप्लायर रहते हैं कि वो एक एक क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, एक एक क्वेश्चन का वो डिटेल में आंसर करते हैं। इससे पता लगता है कि वो प्रोफेशनल है प्रॉपर। तो आपको डील करने में भी आसानी होती है, समझाने में भी आसानी होती है, और आपका टाइम सेव भी हो जाता है। आपकी इतनी जल्दी सोर्सिंग हो जाती है, आपने सोचा भी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने एक टेम्पलेट बना लेना है बेसिक सा। और ये मतलब मैंने ऐसे ही बनाया हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ बनाया कि आई होप यू आर डूइंग गुड, माय नेम इज हमजा, आई एम सेल मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। ठीक है, हम 100 पैक परचेज करना चाह रहे हैं। आगे जो भी आपकी प्रोडक्ट है, रेजिस्टेंस बैंड 11 पीस, ठीक है? आगे आप मार्केट बता दो, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपकी मार्केट है। अब उसके बाद मैंने बता दिया कि अपनी डिटेल, प्रोडक्ट की जो डिटेल है, मैंने उनको एक बता दिया कि हम ये मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। हमारा एनुअल परचेज वॉल्यूम होगा 50,000 to 80,000 पैक्स आफ्टर अ ट्रायल ऑर्डर ऑफ 100 पैक्स। हमेशा मिनिमम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की जो एवरेज पर मंथली सेल है ना, वो 2-3 हज़ार है, फिर तो आप 200 पैक का ले लो। लेकिन कोशिश करो कि जितना सामान से शुरू कर सकते हो कर लो। डायरेक्ट उसको अपनी क्वांटिटी कभी भी नहीं बतानी, नहीं तो आपके पास चांस ही नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ एक केस और भी आ जाता है, वो भी आपको बताता हूँ। पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। अपने बाद अपने मैंने बता दिया मुझे ईच सेट में क्या चाहिए, ठीक है? मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बैंड चाहिए, ठीक है? ये सारे कलर आ जाएंगे उसमें, और ये इतना उनका साइज आ जाएगा। ये इसका, इसके अंदर और चीज़ें आ जाएंगी एक सेट में, सारी चीज़ें। एक थैंक यू कार्ड आ जाएगा, एक यूज़र मैनुअल आ जाएगा, जो बताएगा कि आइटम की यूजेज शो करे कस्टमर को, ठीक है? उसके बाद कस्टम बॉक्स आ जाएगा पैकेजिंग के लिए। मैंने सारा कुछ बता दिया कि एक पैकेज में मुझे सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद मैंने उसको कुछ स्पेशल कंसिडरेशन एरियाज बता दिए कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी हाई हो, हाई क्वालिटी मटेरियल हो। उसको उससे बात पूछ लो, आप हमें बताओ कि आप इसको मजीद कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैंने से पूछिए कि आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो मुझे ये बता दें, फोटो बता दें, स्पेसिफिकेशन बता दें। अच्छा, ये चीज़ है कि ये FOB और DTP आपने पहले नहीं लेनी, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले हमेशा आपने XW लेनी है, एक्स वर्क लेनी है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता हो गया तीनों क्या होती है, इसको मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ। एक्स वर्क प्राइस वो होती है जो फैक्ट्री प्राइस होती है, जिसमें आपका जो सप्लायर होता है वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देता है, उसका काम है आपको सिर्फ प्रोडक्ट बना के देना, ठीक है? आगे से उसकी मैं फैक्ट्री से आपने प्रोडक्ट उठवानी है, फ्रेट फॉरवर्डर से और अमेजोन के वेयर में पहुंचाना, वो आपका काम है। उसके बाद आ जाती है FOB। FOB में होता है कि जो सप्लायर होता है आपकी प्रोडक्ट बनाता भी है, और आपकी प्रोडक्ट बना के जो आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर का जो पोर्ट है ना, वहां तक शिप कर देते हैं, आपके फ्रेट फॉरवर्डर के पोर्ट तक। उसके आगे से फ्रेट फॉरवर्डर लेके जाता है। अच्छा, डिलीवर ड्यूटी पेड जो होता है ना, उसमें ये होता है कि आपको सप्लायर जो होता है ना, वही आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करता है, वही आपकी प्रोडक्ट पिन पैक भी करता है, और शिप भी वही करवाता है आपके अमेजोन वेयर हाउस तक। सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है DDP में। तो लेकिन हमेशा आप पहले XW प्राइस लो। इस पे तो कम ही करते हैं, आप ज्यादातर इस पे करते हैं या इस पे करते हैं, ठीक है? एक्स वर्क पहले आप ले लो उससे, उस पर निगोशिएशन करो, उसके बाद DDP लो, एक साथ ना लो। और ऐसे मैंने पूछ लिया मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग कंपनी हो, तो वैसे आपको बताऊंगा, आपको पहले भी आइडिया हो जाएगा। लीड टाइम पूछिए, सैंपल का, ट्रायल ऑर्डर का, लोगों का पूछिए, लोगो कहाँ पे डलेगा, सैंपल कॉस्ट पूछ ली, कस्टम पैकेजिंग पूछ ली। ये मैंने कुछ सवाल पूछ लिया, अब उसमें आप कुछ एडिशनल चीजें ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप इसको कॉपी करके ना, साल के तौर पर, फिर आप अलीबाबा पे आ जाओगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो।
यहाँ पे अपना अपने आप प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च कर लो, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। मैं सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं सेट सेट ही करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका वो सर्च इंजन आता है, यहाँ पे आपको कैटेगरी भी बता देता है, कैटेगरी भी आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओवरऑल भी कर लो तो ये आपको ये मिल जाएगा। इंटरनेट स्लो हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपको रिजल्ट यहाँ पे आ जाए ना, सिर्फ आपने 2 फिल्टर सेलेक्ट कर लो, बाकियों को छोड़ दो, बाकियों को इतनी जरूरत नहीं है। ट्रेड एश्योरेंस वाला और एक वेरीफाइड सप्लायर वाला। ठीक है, ये 2 फिल्टर सेलेक्ट कर लो और बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मेरी यूके हुई है, आप यहाँ से अपनी, जब आप दोबारा अलीबाबा ओपन करते हैं ना होम पेज, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कंट्री, आप ये आ गया। तो अभी मैं फिलहाल, जैसे मैंने यूएस सिलेक्ट की थी, वहाँ पे यूएस की प्रोडक्ट थी, तो मैं यहाँ पे अपना यूनाइटेड स्टेट देख लूंगा, ठीक है। जिस कंट्री में करो वही सिलेक्ट कर लो आप। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना देखना शुरू कर देना है अपना सप्लायर्स को, और शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे करना है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया आपको बताता हूँ जो मैं करता हूँ। एक तो आ जाएगा आपके 3 जेम से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 2 इयर्स हो, मिनिमम 2 इयर्स हो, 1 ईयर वाला ना हो। मिनिमम 2 इयर्स हो, उससे ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और रेटिंग जो उसकी मैं कंसिडर करता हूँ 4.5 से ऊपर, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 ज़्यादा हुआ है। अब आपको यहाँ पे कोई सप्लायर लग रहा है जिसकी रेटिंग अच्छी है, मिसाल भाई ये पहला मेरे पास आया है, मैं इसकी ना यहाँ से कंपनी ओपन करके, सबसे पहले कंपनी ओपन करनी है, कुछ भी नहीं करना, कंपनी प्रोफाइल उसकी देखनी है। हाँ, ये तो सप्लायर्स ऑब्वियसली ये चीज़ करते हैं, वो अमेजोन की पिक्चर्स लगा देते हैं। तो इंस्पेक्शन तो आप करवाएंगे ही करवाएंगे ना, लेकिन आप उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी हिस्ट्री की बेसिस पे देख के उससे आप उससे आगे बात स्टार्ट करनी है आपने। डायरेक्ट उनको आपने मैसेज नहीं करना। यहाँ से आप ये इसकी ओपन करके नेट ऐप में यहाँ से ना इसकी ये फैक्ट्री को आपको यहाँ से ओपन कर लो। ओपन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा वैसे। ये क्या नजर आ रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी, इसको उसी टाइम खत्म कर दो। इसमें तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी में इसलिए नहीं जाना कि ट्रेडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, एक तो आप कस्टम चीज़ें नहीं बना के दे सकते, ये आगे से आउटसोर्स करते हैं, होलसेलर होते हैं, तो ये अपना और ज़्यादा मार्जिन रख ले होते हैं। तो आपको तो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता। और ये अगर आपको अच्छी प्राइस ऑफर भी करें तो इन फ्यूचर में आप कुछ डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई चीज़ें और एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। वो आपने कुछ इंप्रूव करवाना चाह रहे हो, अपने कोई यूनिक कुछ चीज़ पॉइंट ऐड कराना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ें देखो कि इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी कम है, रिस्पॉन्स टाइम भी इतना ठीक नहीं है। तो अब ये सबसे पहले ट्रेडिंग कंपनी देख के ही मुझे पता लग जाएगा कि इसका साथ मैंने नहीं जाना, ठीक है। R&D डिपार्टमेंट है, स्टाफ ठीक है, कंसिडरेबल है, लेकिन ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, और ये ट्रेडिंग कंपनी भी नहीं ठीक, तो इसको मैं निकाल दूंगा। नीचे आता जाऊंगा, अब एक ये मेरे पास आया है, इसको मैं ओपन कर लूंगा, इसको ओपन कर लूंगा। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। मैन्युफैक्चर है, 7 इयर्स है, डिलीवरी रेट इसका फिर कम है वैसे थोड़ा, तो जरूरी नहीं आप इसे डिलीवरी लोगे ही लोगे, आपने तो इसे मैन्युफैक्चर ही करानी है। इसको फिलहाल आप ऐड कर दो जितने ज़्यादा, उसमें कंपेयर में ऐड कर दो, ऐसे कंपेयर करते जाओ, ठीक है। फ्री आ जाएगा अगला। ये मैन्युफैक्चरर है पूरा। अब इसका देखो, ऑन टाइम डिलीवरी रेट 95% है, और बाकी सारा कुछ भी इसका अच्छा है, ट्रांजैक्शन इसकी अच्छी है, तो इसको भी आप ऐड कर दो। इस तरह आपने सप्लायर की
देखनी है। प्राइस भी आपको यहाँ से शो हो रही होगी वैसे, और इसके जेम्स भी आप देख लो। अब इस तरह का सप्लायर आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इस तरह आपने बजाय के सप्लायर से बात करो और फिर जाके आप उसको देखो, कोई नहीं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, बस इसका नए टैब में ओपन करके यहाँ से चीज़ की कंपनी प्रोफाइल एक दफ़ा देख लो, मोटी मोटी सी टाइप देखो। 15 साल से एक आ रहा है, 95% इसका रेट है अभी। अच्छा, वो ये मतलब करो, ये बेस्ट क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका ये आपको अच्छी सपोर्ट भी देगा और आपकी चीज़ें समझ भी जाएगा आसानी से। इस तरह के सप्लायर्स को आपने यहाँ से देखते रहना, शॉर्ट लिस्ट करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपेयर में ऐड करते जाओ। इसको देख लो, पता लग जाएगा। मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक। ट्रेडिंग कंपनी को तो इग्नोर कर देना। मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी हो तो फिर भी ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो तो और ज़्यादा बेहतर, सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो हो तो। इस तरह आपने यहाँ से देख के ना, अपने पहले यहाँ पे जो 20 आ रहे हैं यहाँ पे, एजेंट एजेंट नहीं होते इनके, एजेंट नहीं होते इनके, वो होते हैं जो इनकी होती है ना टीम के, जो होते हैं इनकी डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो बात करते हैं लोगों के, वो इनके काम करते हैं कंपनीज में। तो वही आपसे डील कर रहे हैं, कंपनी ओनर तो नहीं बात करता आपसे। बस आपने बस मैंने वेरीफाई आपने ये करना है कि आप मैन्युफैक्चरर्स है या ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरर होगा तो कोई मसला नहीं है, वो आपको रिक्वायरमेंट समझ जाएंगे, वो उनके फिर बंदे होते हैं, वो आपसे बात करते रहते हैं। ट्रेडिंग कंपनी होगी तो फिर उसको आपको पता लग जाएगा वो एजेंट है। वो ट्रेडिंग कंपनी ऑब्वियसली वो आउटसोर्स ही करेगा आगे से। ये मैंने आपको अभी, मैं यही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। तो इस तरह आप करते करते ना, ये क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया, अपने सारे सप्लायर को यहाँ पे कंपैरिजन करके इस तरह, ये 20 है ना, 20 पूरे कर लो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको आपने पहले पेज पे ही रहना है। तो पहला पेज पूरा हो गया ना, आप दूसरे पेज पे भी जा सकते हो। बाज़ औक़ात आपको दूसरे पेज से भी अच्छे मिल जाते हैं। अब इस प्रोडक्ट का मुझे पता है, इस प्रोडक्ट से मुझे पहले पेज से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे सप्लायर्स मिल जाएंगे। दूसरे तीसरे में भी कुछ प्रोडक्ट में आपको पहले से ना मिले, दूसरे तीसरे चौथे एंड तक भी आप जा सकते हो, आपको मिल जाएंगे अच्छे सप्लायर्स। उनका शॉर्ट लिस्ट करते रहो आप। तो यहाँ से आप ना कंपेयर करके और उनको, मतलब ये 20 पूरे कर लो, उसके बाद इनको कॉन्टैक्ट सप्लायर पे चले जाओ और कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे सबकी ना अपनी अपनी क्वांटिटी डाल लो, वैसे ही मेरी। अच्छा, एक और चीज़ है, जिसका एमओ की जितना लो है ना, जिसका एमओ की जितना लो है, उसको फिलहाल उससे उतनी लो क्वांटिटी से बात स्टार्ट करो, ठीक है। जिसका इसका ना 2 है ना, इसको मैं 75 दे दूंगा, या 50 दे दूंगा। इसकी 50 है, इसको मैं 100 दे दूंगा। इसकी 1 है, इसका भी मैं 100 से कम ही दूंगा। जितना उसका एमओ क्यू कम है ना, उससे उतनी लो से स्टार्ट करो। लेकिन जब मिनिमम आपका जो लो है वो आपका 100 ही होगा। अगर किसी का और कम है, जिस तरह इसके 2 हैं, इसका 1 आ रहा है, उसको मैं क्यों, उससे मैं और ज्यादा लो से स्टार्ट करूँ, मैं 50 से इससे बात करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे अपनी स्टैंड डाल दो, ऐसे 100, 150 एलबी आ जाएगा। साइज आप बता दो, कलर बता दो, ठीक है। ये वैसे इतनी जरूरत नहीं है, वो फिर आप उसको बाद में समझा दोगे और मजीद भी। ये सारा आप इन सबको ना बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डाल के एंड में जो आपकी रिक्वायरमेंट वाला था ना, वो यहाँ पे ऐड करके स्पेसिंग दे के, ठीक है, और उनको सेंड कर दो। अटैचमेंट में आप अपनी पिक्चर अटैच कर दो प्रोडक्ट की, यहाँ पे ना पिक्चर अटैच कर दो, ताकि उसको समझ आ जाए कि आपको चीज़ क्या चाहिए। तो यहाँ के सेंड इंक्वायरी चली जाएगी। सेंड इंक्वायरी जैसी ही जाएगी ना, यहीं पे आपको एक और ऑप्शन भी देगा आरएफक्यू डालने का, ठीक है। आप वहां से भी डाल सकते हो, आप आरएफक्यू सेपरेट भी सबमिट कर सकते हो। पहले खा लेंगे आप हमारे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही है? जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपने जब सप्लायर्स को मैसेजेस कर दिया ना, कोशिश करो मिनिमम 30 to 40 सप्लायर्स को स्टार्ट में मैसेजेस कर दो, क्योंकि उसमें से ऐसा होगा कि 5, 10, 10, 15 तो 5, 10 कुछ ऐसे होंगे जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आपने रिस्पॉन्स रेट की बेसिस पे भी आपको अंदाजा हो जाए कौन सा सप्लायर कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है आपको।
तो जो आपको जितना जल्दी रिप्लाई करेगा आप उनसे और उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करो, रिक्वायरमेंट समझाने की, उनको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ सप्लायर ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट डिटेल में आंसर कर देंगे, उनसे भी आप बात करना स्टार्ट कर दो आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही ना अपना यहाँ पे ना RFQ सबमिट कर दो। यहाँ पे आप आओगे ना माई अली बाबा में लिखा होगा यहाँ पे मैनेज RFQ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट एंड RFQ, ये यहाँ पे अपनी सारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कैटेगरी, सोर्सिंग टाइप, ऐसे मैं कह देता हूँ, ये कैटेगरी मुझे मेरी प्रोडक्ट की बेसिस पे बता देगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये है मेरी फिटनेस एक्सेसरीज वाली। सो